Hello students, today we are going to discuss about electric flux and Gauss law. But in the previous classes we have discussed about so many things like electric dipole, tan A position, that means the axial line of dipole, equatorial line of dipole. We have calculated the electric field. Okay, so now we are going to discuss about electric flux. What is electric flux? So what is the work of electric flux? It gives the total number of lines of force crossing an area when area is held perpendicular. Okay, so what's the definition? It gives the number of lines of force crossing an area when area is held perpendicular. So let us consider this is a surface or a closed surface. Okay, electric lines of force like this is the electric lines of force crossing this area, and area is held perpendicular to it. See, lines of force crossing the area and area is held perpendicular upon the electric lines of force. So electric flux gives the total lines of force crossing this area. So what is its formula? So first, electric flux is denoted by phi. The symbol is called phi. Okay, so here the formula is integration electric field E, there is a dot product, and dA. What is dA? dA is the small area. Okay, there is another thing, quantization of charge, that also gives the total charge inside the surface, but it gives the number of electric fields or electric lines of force crossing the surface. Let us consider there is a surface like this. Okay, number of lines of force crossing this area. Okay, many number of lines of force are crossing in this area. So we can't say there is only 4 lines of force crossing this area. Okay, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना कि 4 लाइंस ऑफ फोर्स ही क्रॉस कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है. बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे लाइक दिस, ऐसे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे. तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत जगह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देता है. ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे. मान लो कि इसका टोटल एरिया है कैपिटल ए, टोटल एरिया. ओके, सो हम कंसीडर करेंगे छोटा सा एरिया, मान लो ये डी ए है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई. ओके, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हमने डॉट प्रोडक्ट दिया है यहाँ पे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ और एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट दे सकते थे, बट हियर दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट दिया है. ठीक है, तो इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए cos theta. Okay, and theta is the angle between electric field and area. Okay, ये जो थीटा आएगा ये क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड एरिया है, इन दोनों के अंदर जो एंगल क्रिएट होगा उसके अंदर कितना एंगल है वो हम थीटा के साथ डिनोट करेंगे. ओके, एंड दिस इज योर electric flux formula. Okay, then we will discuss about Gauss law. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ने क्या बोला कि
कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है एक एरिया के ऊपर, और उसका एरिया भी हमें निकालना है क्योंकि एरिया एक क्वांटिटी है ना उसके साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, मान लो कि एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, या एक ट्राइंगल है, या फिर मान लो कि एक सर्कल है। इन लोगों का तो एरिया निकल सकता है। मान लो कि कोई इर्रेगुलर शेप वाला बॉडी होगा, लाइक दिस, कुछ इस टाइप का बॉडी हो गया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इसका एरिया का फॉर्मूला है, इन सब का एरिया का फॉर्मूला है, क्योंकि ये रेगुलर बॉडीज हैं, ये इरेगुलर है, इसका तो एरिया नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टोटल नंबर कैलकुलेट ही नहीं कर सकता क्योंकि एरिया एक प्रोडक्ट आता है इसमें। इसीलिए गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। गॉस लॉ क्लोज सरफेस के बारे में बात करता है। क्लोज सरफेस, ओके। सो व्हाट इज गॉस लॉ? It states that for any distribution of charges, for any distribution of charges, the total electric flux linked with the closed surface is 1 by epsilon naught times of the total charge। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोल रहा है? फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, ये मेन लाइन है, क्लोज सरफेस, ओके। गॉस लॉ बात नहीं करता ओपन सरफेस के बारे में, क्लोज होना चाहिए वरना फ्लक्स लीकेज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times of the total charge। एप्सिलॉन नॉट क्या है? पहले हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, उसका वैल्यू भी दिया गया था, उसका यूनिट भी था, ठीक है। एंड ये जो टोटल चार्ज है ये कैसे कैलकुलेट करें? ये तो और एक बहुत बड़ा मुश्किल है। मान लो कि ये एक सरफेस है, इसमें कुछ नंबर ऑफ चार्जेस हैं, हम तो ऐसे गिन के तो नहीं बोल सकते ना कि इतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो अभी टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? पहले क्लास में याद करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला था Q इक्वल टू NE, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। तो टोटल चार्ज इनसाइड अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो वहां से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, ओके। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया गया था 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स जानते हो, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, अभी डिनोट किया था हमने, ओके। फाई इक्वल टू क्या होगा? 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। मान लो कि टोटल चार्ज को मैं स्मॉल q से डिनोट कर रहा हूं, ओके। सो 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो ये कितना हो गया? Q by epsilon naught। तो एरिया यहां पे नहीं रहा, तो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें टोटल चार्ज चाहिए, उसको डिवाइड करना है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के साथ, अभी खत्म, ठीक है। तो मान लो कि एक इरेगुलर सरफेस है ऐसे, तो इसमें चार्ज तो होगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे क्रॉस कर रहे हैं इसे, तो चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, ठीक है। तो चार्ज तो इसमें है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमें कैलकुलेट करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। उसके बाद उसे डिवाइड करना है एप्सिलॉन नॉट के साथ। हो गया, अभी एरिया का कोई झंझट नहीं है, आराम से निकल गया। लेकिन एक बात याद रखना कि सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्लोज सरफेस को कभी कभी क्वेश्चन में देता है गसियन सरफेस, ओके, क्योंकि गॉस लॉ ही बोल रहा है कि क्लोज सरफेस, इसीलिए क्लोज सरफेस को नाम दिया गया है गसियन सरफेस इन द नेम ऑफ गॉस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या था? फोर्स फाइंड आउट करता था दो चार्ज के अंदर। दो चार्ज थे, एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था, और वो क्या करता था? फोर्स फाइंड आउट करता था दो चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। गॉस लॉ क्या बोल रहा है? ये फ्लक्स के बारे में बोल रहा है, तो इसको कैसे लिंक करेंगे? मान लो कि हम एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। ये अभी बोर्ड में है, तो ये क्या है? ये सर्कल है। स्फीयर कौन सा होगा? ये वाला स्फीयर होगा, ठीक है। मान लो कि एक स्फीयर है, इसके सेंटर में मैं एक चार्ज लूंगा। ये तो सेंटर नहीं है, अंदर है, ठीक है। सेंटर में एक चार्ज लेंगे, ठीक है। और ये बाहर एक पॉइंट लेंगे P, ओके। ये बाहर एक पॉइंट लेंगे हम P, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, चार्ज लिया गया है सेंटर में, और एक पॉइंट P लिया गया है ऊपर के सरफेस में, और उसके अंदर डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है। लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में मैंने पढ़ाया है कि एक पॉजिटिव चार्ज का लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? आउटसाइड जाता है। नेगेटिव चार्ज का लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? इनसाइड जाता है, ओके। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? इस टाइप का होगा, बाहर की तरफ। तो ये हो गया ई वेक्टर, ओके। टोटल एरिया को हम नहीं लेंगे, टोटल एरिया को लेंगे तो ऐसा नहीं निकलेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? एक स्मॉल एरिया यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। स्मॉल एरिया को हम क्या डिनोट करेंगे? DA, ओके। ये जो स्मॉल एरिया है ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? ये साइड में ही होगा। तो एंगल बिटवीन E एंड DA इज 0 डिग्री, यहां से पता चल गया, ठीक है। तो थ्योरी में क्या लिखना है? लेट अस कंसिडर अ चार्ज Q इन द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ओके। वी हैव कंसिडर्ड ए पॉइंट P on the surface of the sphere and the sphere is a Gaussian surface, okay. We have to calculate electric field at point P, तो हमें फ्लक्स के साथ डिराइव करना है। So according to Gauss law, what is the value of phi? अभी पढ़ा था हमने Q by epsilon naught, total charge inside the body upon permittivity in free space, ओके। ये हो गया इक्वेशन 1। फ्लक्स का और एक फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक स्फीयर के फॉर्मेट में है, ठीक है। इर्रेगुलर सरफेस तो नहीं है, रेगुलर सरफेस ही है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। ये भी ठीक होगा इसमें, ठीक है। इसको लेते हैं इक्वेशन 2। देखो इस साइड फाई का वैल्यू क्या है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस साइड फाई का वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। तो हम ये साइड को भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। होगा ये, ओके। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करेंगे? यहां पे जो डॉट प्रोडक्ट है इसको उठाएंगे पहले, क्योंकि हमारे पास एंगल है, थीटा का वैल्यू हमारे पास है। थीटा का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो स्मॉल एरिया है इसके अंदर का जो एंगल होगा वही हमारा थीटा का वैल्यू होगा। तो क्या करेंगे? तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ E DA, देखो डॉट मैंने उठा दिया है,
यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री विच इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल एरिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू अभी कितना है, 1 है। ठीक है, तो कितना रह जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है क्योंकि जो चार्ज है वो हम चेंज नहीं करने वाले। मान लो कि यहाँ पे मैंने 10 कूलम का चार्ज लिया है, 5 मिनट बाद वो 20 कूलम का हो जाएगा क्या, वो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिसओबे कर देगा। ठीक है, तो जितना मैंने चार्ज लिया है उतना ही चार्ज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जितना चार्ज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, चार्ज के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और हम जानते हैं इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं रहता है, उसे बाहर लेंगे। ओके, सो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी बताओ एक स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अभी क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे एरिया हमने लिया है, यहाँ पे ये एक छोटा एरिया है, ऐसे छोटे छोटे एरिया करके हमने क्या किया है, उसको इंटीग्रेट किया है। डेरिवेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन में वही पार्ट्स को हम ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है, तो क्या करना है, फुल एरिया निकलेगा। स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या है वो भी याद रखना है। स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे भी हमने स्फीयर का रेडियस आर ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, ई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हम रहने देते हैं। उसके बाद डी ए है, तो डी ए को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, E इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, इस साइड जाके डिवाइड होगा। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे डिवाइडेड है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 1/4 पाई, यहाँ पे जो 4 पाई था यहाँ पे ले लिया, एप्सिलॉन नॉट को वहाँ पे रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Q है। ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइड होने वाला था, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के अंदर रिलेशन क्या है, E इक्वल टू F/Q। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पे दूसरा चार्ज लाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी, मान लो कि एक चार्ज इंफिनिटी में है, उसे हम क्या करेंगे, लाके P पॉइंट के ऊपर रखेंगे, उसके बाद ही तो फोर्स निकलेगा। एक चार्ज है, क्या फोर्स निकालोगे, दो चार्ज के अंदर ही फोर्स निकालना है ना। तो ये चार्ज को मैं क्या करूंगा, यहां पे लाके पुट करूंगा, कौन से पॉइंट में, पॉइंट P में। ठीक है, तो डिस्टेंस भी वही रहेगा, आर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F/Q0। ठीक है, मैंने कौन सा चार्ज लिया था, Q0, इसलिए Q0 को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यहां से अगर फोर्स का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, F इक्वल टू E इंटू Q0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ही है। फिर क्या करेंगे, E का जो वैल्यू है यहां पे पुट कर देते हैं। E का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो F इक्वल टू E का वैल्यू पुट करते हैं 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू क्या है, क्यू नॉट है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, बस अरेंज करेंगे। F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, हो गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यही कांस्टेंट आने वाला था, कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ आ गया, यही था तुम्हारा डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके हम कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन कर लिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड non-conducting plane sheet, and this is also called application of Gauss law. Okay, so we have considered a plane sheet which is infinitely charged. Non-conducting means it cannot conduct more charges. Okay, इसके अंदर इतना चार्ज दिया गया है कि ये चार्ज अभी और ज्यादा कंडक्ट नहीं कर सकता। मान लो कि तुम कुछ खाना खा रहे हो, जितना खा रहे हो उतने में तुम्हारा पेट पूरा फुल हो गया है, और एक प्लेट लाके कोई तुम्हें देगा, और ज्यादा खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते ना, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं खा सकते, जितना अमाउंट तुम्हारे पेट में रहेगा उतना ही खा पाओगे। तो यही प्लेन शीट एक है जो कि जितना चार्ज कंडक्ट कर सकता है ये उतना चार्ज हमने इसको दे दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा चार्ज वो नहीं ले सकता। ओके, इसलिए यहां पे लिखा है नॉन कंडक्टिंग एंड इनफाइनाइटली चार्ज्ड। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो शीट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शीट। ओके, तो हमने इसका सेंटर चूज कर दिया, ये वाला, यहां से पॉइंट P का डिस्टेंस ले लिया है R, यहां से ये पॉइंट जो P होगा यहां का भी डिस्टेंस हो जाएगा R। ठीक है, दोनों साइड सेम ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है ये। ओके, पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां होता है, आउटसाइड होता है ना। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटसाइड लिया गया है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव लेते तो इनसाइड होता। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया है, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला जो प्लेट के अंदर से गया है। ठीक है, तो ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसको हमने लिया है क्लोज्ड सरफेस के हिसाब से, या फिर उसे क्या बोलते हैं, गसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सिलिंड्रिकल शेप हमने लिया है ये है इन द फॉर्म ऑफ अ गसियन सरफेस, मींस अ क्लोज सरफेस हमने लिया है। ठीक है, तो ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसका एक क्या होगा, कर्व्ड सरफेस होगा, और दो प्लेन सरफेसेस होंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये एक प्लेन शीट है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, तो ये अगर ऐसे है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये वाला सरफेस क्या हुआ, इसके ऊपर 90 डिग्री में रह रहा है, तो मैंने यहां पे देखो ले लिया, ये वाला सरफेस रहा 90 डिग्री। ओके, कर्व सरफेस हमेशा शीट के ऊपर 90 डिग्री ही क्रिएट करेगा, और यहां पे जो हिस्सा होगा प्लेन सरफेस का ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां पे जो हम एरिया चूज करेंगे, यहां पे एरिया होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां पे भी जो एरिया लेंगे वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये कर्व्ड सरफेस जो है यही परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो फ्लक्स फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, रेगुलर सरफेस है तो गॉस लॉ तो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल यूज करते हैं। सो फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा, इसका थ्योरी देखो क्या होगा, थ्योरी पहले लिखना है डायग्राम को देख के कि लेट अस कंसिडर अ प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट विच इज इनफाइनाइटली चार्ज्ड। ओके, उसके बाद और एक चीज आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है
जो चार्ज का डेंसिटी है, ठीक है, ये क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस में जो चार्ज है उसका कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगा ना, ठीक है, चार्ज अगर हमने उसके अंदर दिया है तो चार्ज का भी डेंसिटी होगा, ओके, तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा, ओके, ये सिंबल बोलते हैं इसको सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये जो चार्ज का जो डेंसिटी निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन यूनिट एरिया, तो एरिया को हमने ए लिया हुआ है, ठीक है, तो चार्ज अपॉन यूनिट एरिया हो गया चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये भी लिखना है। तो हमने क्या किया है, एक प्लेन शीट कंसीडर किया है जिसमें इन्फिनिटी चार्ज हमने दे दिया है, और एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमने लिया है इन द फॉर्म ऑफ गॉसियन सरफेस। एक जो साइड है उसका जो कर्व साइड है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, और दो जो प्लेन साइड है वो पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, देखो, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, फाई इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ओके। तो हमने क्या लिया है, देखो, कर्व्ड सरफेस लिया है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस कितना एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन पुट करेंगे, ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू अब क्या है बताओ, कॉस 90 का वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो अगर कॉस 90 यहाँ पे 0 हो गया, मान लो ये टर्म अगर 0 हो गया तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई ई डी ए कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इसको हम अगर फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस ले φ1, तो φ1 का वैल्यू कितना आया, 0। यहाँ पे साइड पे मैं लिख रहा हूँ φ1 इक्वल टू 0, जो कि हमारा इक्वेशन 1 हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस हम निकालेंगे, ठीक है। फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस कितना होगा बताओ, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। सो फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस और फ्लक्स ड्यू टू वन प्लेन सरफेस, मतलब ये जो फर्स्ट वाला सरफेस है इसे लेते हैं, ठीक है। एक सरफेस के लिए कितना होगा, मान लो कि इसे φ2 में हम डिनोट करेंगे, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, सेम ही तो फॉर्मूला है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, एरिया का डायरेक्शन ऐसे है, तो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 0 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। और कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए हो जाएगा। तो ई को मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो ये आ गया ई ए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज ए, ओके, नॉर्मल फॉर्मूला है। तो ये आ गया हमारा ई ए फ्लक्स φ2। तो यहाँ पे लिख देते हैं φ2 इक्वल टू कितना आया, ई ए, मान लो कि इसे इक्वेशन 2 रखते हैं, ठीक है। ये सरफेस के लिए आ गया ई ए, और ये सरफेस के लिए कितना आएगा, सेम ही तो है, ओके। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए है, ठीक है। एंड एंगल कितना होगा, 0 ही होगा। फिर से इसको रिपीट करना पड़ेगा, बस क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वन सरफेस लिखे थे, अनदर लिख लेंगे, ठीक है। फ्लक्स ड्यू टू अनदर प्लेन सरफेस, यही डेरिवेशन होगा सेम, बस यहाँ पे क्या चेंज करना है, φ3 कर देना है, ठीक है। तो φ3 का वैल्यू कितना आया, वही ई ए आ जाएगा इक्वेशन 3 में,
ठीक है। फिर क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना है बताओ, टोटल फ्लक्स का क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू डायरेक्टली ऐड करेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है, डायरेक्टली ऐड कर दो। फिर क्या होगा, φ1 का वैल्यू है 0, φ2 का वैल्यू है EA, φ3 का वैल्यू है EA, तो टोटल कितना हो रहा है 2EA हो रहा है, ठीक है। सो φ इक्वल टू 2EA, ये आ गया फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। एम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन पता है जो कि है गॉस लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई का वैल्यू कितना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पे फाई का वैल्यू है 2EA, यहां पे वैल्यू है फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू फाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2EA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। करते हैं इक्वेट, क्या होगा बताओ, 2EA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया बताया था। तो चार्ज का वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहां से अगर चार्ज का वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, सिग्मा ए आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूं, 2EA इक्वल टू Q का वैल्यू कितना आया, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इधर ए है इधर ए है, कट कर देते हैं, ठीक है। E का वैल्यू अगर डायरेक्टली निकालेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यहां पे हमने क्या किया है, एक वायर कंसिडर किया है जिसका लेंथ है L, ठीक है। इसको इनफाइनाइटली चार्ज किया हुआ है, ठीक है, फुल किया हुआ है चार्ज इसमें, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, आउटसाइड ही होगा, ठीक है। देखो इसके 3 सरफेस हैं, एक है अपना कर्व सरफेस और 2 हैं इसके एंड सरफेसेस, ठीक है। कर्व सरफेस को मैंने लिया है S1 और 2 जो एंड सरफेस है, एक को S2 और एक को S3 लिया हुआ है। दोनों में स्मॉल एरिया मैंने चूज किया हुआ है, ठीक है, स्मॉल एरिया। तो यहां पे जो S1 में जो स्मॉल एरिया है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, आउटसाइड। कर्व सरफेस का वो भी बाहर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गया होगा। और यहां पे जो सरफेस हमारा है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। और नीचे भी वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आउटसाइड है, लेकिन एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां से हम 3 फ्लक्स निकालेंगे, इसका φ1, φ2, φ3, फिर टोटल फ्लक्स निकालेंगे तीनों को ऐड करके, ठीक है। तो थ्योरी क्या होगा कि हमने एक लॉन्ग वायर कंसीडर किया है जिसका इनफाइनाइटली चार्ज हमने दिया है जिसको, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है। तीनों सरफेस हमने चूज किया है, S1, S2, S3, और S1 क्या है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, S2 एंड S3 परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, मींस सिलेंडर लिया है लेकिन क्लोज सरफेस है, ओके। उसके अंदर हमने वायर रखा हुआ है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, क्योंकि उसमें सरफेस यूज हुआ था। यहां पे वायर यूज हुआ है, वायर थोड़ा एक सरफेस है, वायर क्या है, एक
लेंथ है, ठीक है। वायर एक सरफेस नहीं होता है, वो एक लेंथ के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। सरफेस होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, लाइन होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। तो यहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, ओके, इस सिंबल को हम बोलेंगे लैम्बडा। ये कितना होगा, चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। वहां पे चार्ज अपॉन एरिया हुआ था क्योंकि सरफेस था, यहां पे चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा क्योंकि लेंथ के हिसाब से है, ठीक है। तो ये वैल्यू को हमें याद रखना है, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और यहां से हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, लैम्बडा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। बस इसे ही याद रखना है, ओके। उसके बाद हम निकालेंगे फ्लक्स। फ्लक्स φ1 फॉर कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए अगर मैं φ1 लेता हूं तो कितना आएगा, E डॉट ए, ठीक है। मैं डायरेक्टली एरिया ले रहा हूं बिना इंटीग्रेशन किए, E डॉट ए। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो कितना आएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा किसके अंदर एंगल है, E एंड ए के अंदर एंगल है। यहां पे एंगल कितना है, ए और E पैरेलल है तो एंगल होगा 0 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा E इंटू ए, ठीक है। E इंटू ए आ गया। और ये कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा, सिलेंडर का नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ यही कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया कितना होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा φ1 इक्वल टू E इंटू एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। मान लो कि यहां से मैं डिस्टेंस लेता हूं r, जो कि हमारा रेडियस है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, जो कि लेंथ है वायर का, ठीक है। E का वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं, इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ओके। देन हम क्या करेंगे, φ2 एंड φ3 का वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसको लिख के रख देते हैं। φ1 का वैल्यू कितना आया है, E इंटू 2 पाई आर एल, ओके। फिर क्या करना है, फ्लक्स ड्यू टू एंड सरफेस, वन एंड सरफेस, एक एंड सरफेस के लिए निकालेंगे जो कि S2 है, और उसको हम डिनोट करते हैं उसके फ्लक्स को φ2 से, ठीक है। तो ये कितना होगा, ई ए होगा, ई डॉट ए होगा। उसके बाद ई ए कॉस थीटा, ई और ए के अंदर एंगल कितना है, 90 है, तो क्या करेंगे, ई ए कॉस 90 देंगे। कॉस 90 का वैल्यू कितना आता है, 0, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। वैसे ही नीचे वाले सरफेस के लिए वो भी एरिया परपेंडिकुलर है, तो उसका कितना आएगा, मान लो कि φ3 लेते हैं और यही वाला तो आएगा ना, ई ए कॉस 90 ही आएगा, तो इसका भी वैल्यू कितना है, 0 है। अगर टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो 2 E इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0, टोटल कितना रहा है वैल्यू, φ1 का वैल्यू है E इंटू 2 पाई आर एल प्लस φ2 का वैल्यू है 0, φ3 का वैल्यू भी 0, तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो टोटल फ्लक्स आ गया, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। व्हाट इज गॉस लॉ, वी नो दैट phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों को इक्वल कर देंगे, तो क्या होगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने बोला था Q का वैल्यू याद रखने के लिए लैम्ब्डा इक्वल टू Q/L था, तो Q का वैल्यू कितना हुआ था उसमें, लैम्ब्डा इंटू L था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E इंटू 2πRL इक्वल टू Q का वैल्यू डालते हैं। देखो फिर से दिखा रहा हूँ, लैम्ब्डा इक्वल टू Q/L था। ठीक है, तो यहाँ से अभी अगर हम Q का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा L। ओके, तो यहाँ पे मैं Q के बदले डालूंगा लैम्ब्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या होगा वैल्यू बताओ, L एंड L कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, E का वैल्यू कितना होगा, E इक्वल टू सीधा हम क्या डालेंगे, लैम्ब्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लैम्ब्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो इन्फाइनाइटली चार्ज्ड वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर 1। अभी यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ बेसिक पॉइंट्स क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने बताओ। पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े, फिर कूलम्स लॉ पढ़े, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़े। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट एंड एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके बाद आया हमारा फ्लक्स। ठीक है, वहाँ पे टॉर्क भी पढ़े थे, टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल। फिर आएगा फ्लक्स, गॉस लॉ, फिर डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। फिर ये गॉस लॉ का दो एप्लीकेशन, एक सरफेस वाला, एक ये लाइन वाला। ठीक है, तो ये था कंप्लीटली फर्स्ट चैप्टर। ओके, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी डाउट्स है आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू।